गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए, पीछे जो हमने लेक्चर किया था आपने पढ़ लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी थी, अगर वो लेक्चर आपने देख लिए होंगे तो आपको ये इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपकी सीट में, आपके कुछ अवेलेबल होगी सीट आपको, वो क्वेश्चंस आप लगाएंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूं कि क्वेश्चंस कैसे लगाए जाते हैं, क्वेश्चन लगाने का तरीका क्या होता है। अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम है कि हमें सब कुछ आने के बावजूद भी हमसे क्वेश्चन के आंसर्स गलत हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, तैयारी करें, तो आप एकदम आपका ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एग्जाम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड पढ़ाई होनी चाहिए। जब तक आप ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते हैं। अब उनको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आपने मान लो एक चैप्टर पढ़ा, बेसिक चीजें आपको जो पढ़ाई गई है पहले आप उसको पढ़ लीजिए, उसमें जो इंपॉर्टेंट नोट्स बताए जाते हैं उनको देख लीजिए और उसके बेसिस पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करिए, तो आपसे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होते हैं। कई बार होता क्या है कि हम तैयारी करने के लिए आते हैं, तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं और जो कुछ मिलता है, जहां से मिलता है, सब कुछ पढ़ते रहते हैं और बाद में हमें यह पता चलता है कि हमने पढ़ा तो इतना बट हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। हमारे कोई पढ़ इतना लिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ याद ही नहीं हो रहा है, कहां से सॉल्व करें, क्या करें, कुछ नहीं पता चल रहा। क्वेश्चन जब भी सॉल्व करने जाते हैं क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो तैयारी करते समय यह इंपॉर्टेंट तो है कि हम कितना पढ़ रहे हैं, बट उससे भी इंपॉर्टेंट है एज ए स्टूडेंट अगर मुझे यह पता चल जाए कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है, अगर यह पता चल जाए कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है तो समझ लो मेरी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मेरी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब क्या नहीं पढ़ना है यह पता चल जाए किसी सब्जेक्ट में तो क्या पढ़ना है यह हमारे लिए आसान हो जाएगा, उसको हम पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज, जब आप क्वेश्चंस लगाइएगा तो क्वेश्चन लगाते समय आप चैप्टर पढ़ने के बाद, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को जब लगाते हैं तो मान लीजिए एक चैप्टर में 30 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपने चैप्टर को पढ़ के लगा रहे हैं, उनके आंसर आपको सीधे आ गए, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके लिए मुझे कॉन्सेप्ट देखना पड़ रहा है, फिर से पलटना पड़ रहा है। अब मुझे अगर कॉन्सेप्ट देखना पड़ रहा है, फिर से पलटना पड़ रहा है, इसका मतलब वो क्वेश्चन मुझको नहीं आ पा रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट और डिफिनीशन के चैप्टर्स, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने पहली बार पढ़ा और पहली बार में इस क्वेश्चन में मैं फंस गया। जब इस क्वेश्चन में मैं फंस गया तो इस क्वेश्चन के लिए मैं कॉन्सेप्ट देखूंगा, इसका आंसर देखूंगा, सर ने क्या बताया, उस आंसर को चेक करूंगा और कह दूंगा हां मैंने देख लिया। लेकिन कॉन्सेप्ट को देखने के साथ साथ इस क्वेश्चन पर आप एक ऐसे गोला चढ़ा दीजिएगा। दोबारा जब ये क्वेश्चन करने जाएंगे तो आपको 30 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, उन 30 में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपको आते हैं, आप देखोगे 2-5 मिनट में 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन जो गोले वाले क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन आपके पास थे, उन 10 क्वेश्चन में दिमाग फिर से कंसंट्रेट करिएगा और फिर से लगाना स्टार्ट करिएगा। वो जो गोले वाले क्वेश्चन, जो आपने ये गोला बनाया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपको पहली बार में परेशान किए थे,
पहली बार में ये क्वेश्चन आपको परेशान किए थे। दोबारा जब ये क्वेश्चन लगाने जाएंगे तो ये क्वेश्चन जो 10 हैं, 10 में से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको बिना कॉन्सेप्ट देखे, बिना नोट्स देखे सॉल्व हो जाएंगे। अब हो सकता है 6 साल हो जाए, 7 साल हो जाए, 8 साल हो जाए, हो सकता है 10 के 10 साल हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी मैं मान लूं कि अगर 5 क्वेश्चन पहली बार दोबारा जब देखे तो जो 10 क्वेश्चन थे 10 में से 5 सॉल्व हो गए, 5 को कॉन्सेप्ट खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको कॉन्सेप्ट के लिए खोलने की जरूरत पड़ गई। अगर वो 5 क्वेश्चन आपको फिर से कॉन्सेप्ट खोलने पे मजबूर कर दिए, अपनी कॉपी खोलने पे मजबूर कर दिए, इसका मतलब वो 5 क्वेश्चन आपने जब पहली बार देखा था तो समझ में नहीं आए थे, आप आंसर देख के आगे निकल गए थे। तो दोबारा में जब जाइएगा, जो 5 क्वेश्चन फिर से आपको कॉपी खोलने पे मजबूर किया, आपको कॉपी पलटने पे मजबूर किया, उन 5 क्वेश्चन में डबल गोला करिएगा। एक गोला पहले से है, दूसरी बार अब हमारे पास 30 में से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो पहली बार में हो गए, 5 क्वेश्चन और उसमें जुड़ गए दूसरी बार में, यानी दूसरी बार में हमने 5 क्वेश्चन और कर लिया, 25 हो गए। 5 क्वेश्चन ऐसे बच गए जो मुझे दूसरी बार भी नहीं आए, मुझे फिर से कॉन्सेप्ट खोलने की जरूरत पड़ी, कॉपी देखने की जरूरत पड़ी। अगर दोबारा 5 क्वेश्चन देखने की जरूरत पड़ी तो जब फिर से रिवाइज करने जाएंगे आप तीसरी बार, तो आपको 25 क्वेश्चन में ध्यान देने की जरूरत नहीं है उतना। दोबारा वाले जो 5 क्वेश्चन है वो वाले देख लीजिए, अगर लग रहे हैं तो ठीक है, नहीं लग रहे हैं तो उनमें थोड़ा दीजिए, लेकिन जो 5 क्वेश्चन जिनमें डबल गोले हैं वो क्वेश्चन आपको फिर से ध्यान देना है, वो क्वेश्चन आपको फिर से ध्यान देने की जरूरत है। अगर वो क्वेश्चन फिर से ध्यान देना है, उनको लगाइए। हो सकता है 5 में से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन फिर से आपसे सॉल्व हो जाए, 5 सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अगर 5 में से मान लीजिए 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, 2 क्वेश्चन और हैं जो फिर से हमसे तीसरी बार भी नहीं लग रहे हैं। जब 2 क्वेश्चन तीसरी बार भी आपसे नहीं लग रहे हैं तो एक काम करिएगा कि तीसरी बार में जब ना लगे तो उसमें तीसरा गोला लगा दीजिएगा। ये हमने 3 गोले बना दिया। अब भी हम क्वेश्चन लगाने की कोशिश की है, जितनी बार भी मैं सीट को लगाने जाता हूं, ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे हर बार भूल जाते हैं, नहीं दिमाग में आ रहे। इसका मतलब ये वो क्वेश्चन है जिनको आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप जब एग्जाम देने जाइए तो ये ट्रिपल गोले वाले क्वेश्चन के आंसर देख के चले जाइए। अगर एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ गए, मतलब ये क्वेश्चन रटने वाले हो सकते हैं, सेम क्वेश्चन आ गए तो टिक कर देंगे, नहीं तो एक आध क्वेश्चन ऐसे चलते हैं। ये है क्वेश्चंस लगाने का सही तरीका, ये है आपको प्रैक्टिस करने का सही तरीका। जब भी क्वेश्चन लगाइएगा ऐसे ही क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा। दूसरा, क्वेश्चन लगाते समय आपको यह ध्यान में रखना है, यह ध्यान में रखने की जरूरत है कि हो सकता है कई बार आपके जो 4 ऑप्शन हैं, 4 में से 2 ऑप्शन आपके हिसाब से सही हो सकते हैं, तो फिर उसमें चूज किया जाता है कि दोनों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा ज्यादा सही है। भाई 2 सही हो सकते हैं, लेकिन दोनों में से ज्यादा सही कौन है उसको टिक करने की कोशिश करिएगा। उसमें बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं, ये भी, लेकिन उसमें से कौन इसेंशियल है, कौन इसेंशियल कंडीशन है, वो सोचने की जरूरत है। तो जो ज्यादा सही आंसर होगा उसको टिक करिएगा, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मैं यहां पे पहले क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है हीट एंड वर्क आर। 4 ऑप्शन यहां पे हैं। ऑप्शन नंबर 1 पॉइंट फंक्शन, ऑप्शन नंबर 2 सिस्टम प्रॉपर्टीज, ऑप्शन नंबर 3 पाथ फंक्शन, ऑप्शन नंबर 4 इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब इन 4 में से कौन सा आंसर होगा? पहली चीज तो ये कि अगर आपको पॉइंट फंक्शन यानी प्रॉपर्टीज की जो प्रॉपर्टीज हैं
उनके 3-4 पॉइंट याद हो तो बिना कुछ सोचे इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हो। मैंने आपको कहा था कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्वांटिटीज जो सिस्टम की कंडीशन को बताते हैं, जो पॉइंट और स्टेट को डिफाइन करते हैं, वो सब के सब प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। वो सब के सब क्या कहलाते हैं? प्रॉपर्टीज कहलाते हैं, जो कि सिस्टम के स्टेट को बताते हैं। मैंने कहा था कि मान लीजिए ये पीवी है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, ये स्टेट 1 है, यहां का कुछ इस स्टेट को डिफाइन करना है, ये स्टेट 2 है, इस स्टेट को डिफाइन करना है। अगर इस स्टेट को डिफाइन करना है तो यहां का कुछ प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा, एंथैल्पी होगी, एंट्रोपी होगी, इसका मतलब ये सब होंगे। अगर ये सब इस स्टेट को डिफाइन करते हैं तो इन्हीं को प्रॉपर्टी कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? प्रॉपर्टीज कहा जाता है। अब वो अगर प्रॉपर्टीज हैं, वो एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। इससे कोई लेना देना इस क्वेश्चन के साथ नहीं है। प्रॉपर्टी है तो है, एक्सटेंसिव हो सकती है, इंटेंसिव हो सकती है, वो देखने की बात अलग बाद में है। इसका मतलब हुआ, अब दूसरे पॉइंट पर आएंगे तो यहां का भी कुछ प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा, एंट्रोपी होगी, एंथैल्पी होगी, सब होगा। इसका मतलब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को डिफाइन करने वाले कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, जिनको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम। ये स्टेट को आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने ये भी बताया था कि जब हम यहां से यहां आए थे, जब यहां से यहां चले थे, तो आप कहीं से आ रहे हो इससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब जब आप यहां पहुंच गए, आप कैसे भी किसी भी रास्ते से आओ, आपकी प्रॉपर्टी वही होगी। इसका मतलब जो प्रॉपर्टीज हैं वो कभी पाथ फंक्शन नहीं होती हैं, वो कभी पाथ फंक्शन नहीं होती हैं, वो पॉइंट फंक्शन होती हैं। अगर वो पॉइंट फंक्शन है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर वो पॉइंट फंक्शन होंगी तभी प्रॉपर्टी होंगी, पॉइंट फंक्शन होंगी तभी प्रॉपर्टी होंगी। इसका मतलब हुआ, अब यहां पे कहा है हीट एंड वर्क। मैंने जब पहले दिन बताया था तो मैंने कहा था सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंटरैक्शन होगा, और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंटरैक्शन होगा। और मैंने कहा था कि जब आप बात करते हैं एनर्जी की, तो एनर्जी 2 होती हैं। एक को कहा था इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, दूसरे को कहा था मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जब मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कहा था तो मैंने कहा था मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का मतलब है कि ये ट्रांसफर के मोड हैं, ये एनर्जी के फॉर्म नहीं हैं। और उनका नाम गिनाया था, क्या कहा था? मैंने कहा था वो हीट है और वर्क है। मोड ऑफ ट्रांसफर 2 ही थे, एक को हीट कहा था और दूसरे को क्या कहा था? वर्क कहा था। एनर्जी तो प्रॉपर्टी है, लेकिन मोड ऑफ ट्रांसफर ये फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है। अगर ये फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी नहीं हो सकते हैं। अभी आगे जस्ट वर्क वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हीट और वर्क प्रॉपर्टी तो है ही नहीं। हीट और वर्क प्रॉपर्टी नहीं है। हीट और वर्क जैसा कोई टर्म नहीं होता है। हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर की बात करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल, अभी मैं वर्क ट्रांसफर पढ़ाऊंगा तो वहां पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा। अगर कहा जाए जैसे आप कहते हो मनी ट्रांसफर, पैसा लेने देने की बात करते हो। जब किसी को पैसा देते हो, मान लीजिए ये एक स्टेट 1 है, ये मैं हूं, ठीक है, और ये कृष्णानी सर है, ठीक है। यहां पर मैं अवेलेबल हूं, मैं अपने आप को एस से डिनोट करता हूं। यहां पे कृष्णानी सर अवेलेबल है, कृष्णानी सर यहां पे है। मेरे पढ़ाने के बाद कृष्णानी सर को मुझे पैसा देना है। अब कृष्णानी सर कहते हैं सुशील मैं तुम्हें पैसा चेक के थ्रू दूंगा। जब सर मुझे चेक के थ्रू पैसा देने की बात करते हैं, सर मुझे पैसा नहीं दे रहे, सर मुझे क्या देने की बात, पैसा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन किसके थ्रू? चेक के थ्रू देने की बात कर रहे हैं। तो क्या चेक पैसा है? क्या चेक पैसा नहीं है? अगर चेक पैसा होता तो मेरे पास घर में 3-4 चेक पड़े हुए हैं, पूरा बैंक से इशू करा लेते हैं, मैं तो बहुत धनवान आदमी हो जाता। बट ऐसा तो है नहीं। जब उन्होंने मुझे चेक देने की बात की
तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा लेकिन चेक के द्वारा दूंगा। चेक पहले उनके पास पड़ी थी, कोई वैल्यू नहीं है उस चेक की जब तक उनके पास पड़ी थी, उस स्टेट में थी, उस चेक की उस समय कोई वैल्यू नहीं थी। उस चेक की वैल्यू कब होगी, वो चेक कब काम आएगा, जब उन्होंने उस चेक में साइन किया, मेरा नाम लिखा और मेरे नाम से चेक को उन्होंने काट दिया। अब उन्होंने मुझे चेक दिया, उस चेक को मैंने लिया, जब तक उनके पास पड़ी थी यहां पे तब तक उस चेक की वैल्यू 0 थी, इस चेक की वैल्यू 0 थी। जब चेक उन्होंने मुझे साइन करके पैसे लिख करके दे दिया, अब वो चेक इनके पास से चल दी, मतलब उस चेक ने कुछ रास्ता पकड़ लिया। इसका मतलब अब उस चेक की वैल्यू हो गई। वो चेक लेकर के मैं यहां आया, मेरे पास आया, जब मेरे पास आया मैंने उसको बैंक में दिया, बैंक वाले ने लगाया और मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया। जैसे ही अकाउंट में पैसा आया, फिर से चेक की वैल्यू, यानी चेक पहले यहां थी तो कोई मतलब नहीं था, चेक बैंक में चली गई, फिर चेक की वैल्यू 0 हो गई। लेकिन पैसा ट्रांसफर किसके थ्रू हुआ, इस चेक के थ्रू हुआ। तो मोड ऑफ ट्रांसफर क्या हुआ, चेक हुआ। तो क्या चेक पैसा है, चेक पैसा नहीं है, चेक पैसा ट्रांसफर करने का मोड है, वो केवल इस प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा है। ये जो पाथ है इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पाथ के थ्रू वो चला था, इसलिए यहां उसकी वैल्यू थी। इस स्टेट पर चेक की कोई वैल्यू नहीं है, इस स्टेट पर चेक की कोई वैल्यू नहीं है, इस रास्ते पर चेक की वैल्यू थी, इसीलिए ये प्रोसेस पे डिपेंड हो गया। उसी तरह से एनर्जी और वर्क की बात करेंगे, जब हीट और वर्क की बात करेंगे, जब हीट है वर्क ट्रांसफर की बात करेंगे, हमें हीट को यहां से यहां ट्रांसफर करना है, सिस्टम से सराउंडिंग में हीट के फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफर करना है, सराउंडिंग से सिस्टम में वर्क के फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफर करना है। जैसे यहां चेक एक मोड था मनी ट्रांसफर का, वैसे ही हीट एंड वर्क मोड है एनर्जी ट्रांसफर के। ये एनर्जी के फॉर्म नहीं है, इसका मतलब ये प्रोसेस से रिलेटेड है। जब तक प्रोसेस है तब तक हीट और वर्क है, जैसे ही प्रोसेस खत्म हुआ वैसे ही हीट और वर्क खत्म हुए। इसका मतलब ये हीट और वर्क ट्रांसफर पाथ पे डिपेंड हो गए, पॉइंट पर इनका कोई वैल्यू नहीं है। क्या आप कहते हो क्या, यस मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरा इतना वर्क है? नहीं। जब आप चलते हो तो आप कहते हो आपने इतना वर्क किया, जब आप कहीं होते हो आपके ऊपर इतनी हीट ट्रांसफर हुई। तो जब तक कोई प्रोसेस है या तभी तक हीट और वर्क की वैल्यू है, जब प्रोसेस खत्म हो गए तो हीट और वर्क की वैल्यू खत्म हो जाती है। यानी कोई पर्टिकुलर स्टेट में हम कभी नहीं कहते, जैसे यहां प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कहते हैं, हम कभी ये नहीं कहते कि यहां पर वर्क कितना इतना है, यहां पे हीट इतनी है। जब प्रोसेस होगा तभी ये सब होंगे, अदरवाइज ये सब वहां पे नहीं होंगे। इसका मतलब हुआ कि जो हीट और वर्क हैं ये दोनों के दोनों पाथ पे डिपेंड करने वाले हैं, पॉइंट पे डिपेंड करने वाले नहीं हैं। जब पॉइंट पे नहीं डिपेंड करेंगे, इसका मतलब हीट और वर्क पॉइंट फंक्शन नहीं हो सकते हैं। जब पॉइंट फंक्शन ही नहीं है तो ये सिस्टम की कभी प्रॉपर्टी नहीं हो सकते हैं। जब प्रॉपर्टी नहीं है तो इंटेंसिव टेंसिव की बात ही खत्म हो गई। तो बचा एक, कौन बचा? बचा एक, कौन बचा? पाथ फंक्शन। इसका मतलब हीट और वर्क ये दोनों पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करेंगे, प्रोसेस पे डिपेंड करेंगे, ये कभी भी पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेंगे, ये कभी सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। बात समझ में आई? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हुआ? सी। सी इज द करेक्ट आंसर। हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन, हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। ठीक है। चेक, जैसे मैंने बताया ना, चेक कभी पैसा नहीं है, ये केवल प्रोसेस पे है। जब यहां से चला तब इसकी वैल्यू है, जब तक बैंक में गया तब तक वैल्यू है, जैसे ही बैंक में गया पैसा आया इसकी वैल्यू खत्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट। ये मैं आपको डिटेल से बताया ही था। मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर फॉर्म ए, क्या फॉर्म है आइस एंड वाटर के?
भाई क्लोज ओपन से कोई मतलब नहीं है, आइसोलेटेड से कोई मतलब नहीं है। ये तो तब की बात करते हैं तीनों, ये तीनों तो तब बात करेंगे जब आप कहेंगे किसका, कुछ ट्रांसफर की बात करेंगे, वो चाहे मैटर का ट्रांसफर हो या एनर्जी का ट्रांसफर हो। बट यहां ऐसा कुछ नहीं कह रहा, कह रहा है कि आइस और वाटर का मिक्सचर, आइस और वाटर का मिक्सचर, मैंने बताया था कि अगर वहां 2 फेज हैं, 3 फेज हैं, जब सिंगल फेज होगा तो होमोजीनियस, जब 2 या उससे ज्यादा फेज हो जाए, 3 फेज ही हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और वेपर, सॉलिड, लिक्विड और वेपर। सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकती है। अगर सिंगल है तो हम कहते हैं होमोजीनियस है, हम कहते हैं होमोजीनियस है। अगर 2 हो जाए या 3 हो जाए तो उसे क्या कह देते हैं, हेट्रोजीनियस सिस्टम कह दिया जाता है। इसलिए और जब भी सिस्टम इनकी बात करेगा, क्लोज, ओपन, आइसोलेशन, आइसोलेटेड की, तो 2 चीजों की ट्रांसफर की बात करेगा। एक को हम कहेंगे एनर्जी इंटरैक्शन और दूसरे को कहते हैं मैटर इंटरैक्शन। इन दोनों के ट्रांसफर के बेसिस पर हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। फेज के बेसिस पर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की बात करते हैं। तो हेट्रोजीनियस की जब बात करेगा तो इसका मतलब इन दोनों अगर एक साथ आ गए, इसका मतलब हुआ वो हेट्रोजीनियस होगा। अगर केवल एक होता तो होमोजीनियस होता। यहां पर मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर बोला है, इसका मतलब ये हेट्रोजीनियस होगा। ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन, मैटर के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। मैटर का मतलब जिसका मास हो, वॉल्यूम हो, वो क्या होगा, मैटर होगा। बात समझ में आ रही है, क्लिस्टर क्लियर हो रही हैं चीजें। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आपसे सॉल्व होंगे। जरा देखिएगा ध्यान से। अभी देखिए, जस्ट इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में था ना, when neither mass nor energy is allowed to cross the boundary of a system, then it is called। मैंने आपको 3 सिस्टम बताया था। एक बताया था ओपन, दूसरा बताया था क्या, क्लोज्ड, तीसरा बताया था आइसोलेटेड। जब आपने ओपन की बात किया था तो बोला था मास यहां एनर्जी, यानी ओपन में दोनों को ट्रांसफर कर सकते हैं, मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन हो सकता है। जब आप क्लोज की बात करते हैं तो मास का इंटरेक्शन नहीं होगा, केवल एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। जब आप आइसोलेटेड की बात किए थे तो वो सारे के सारे सिस्टम जिनमें कौन, ना तो वो मास की बात करेगा और ना तो एनर्जी की बात करेगा, ना तो एनर्जी की बात करेगा। तो अगर आप देखें यहां पे इस क्वेश्चन पे, तो ये क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है when neither mass nor energy is allowed to cross the boundary। ना तो मास का ट्रांसफर करेगा ना तो एनर्जी का ट्रांसफर करेगा। ओपन सिस्टम है तो वो दोनों को करेगा, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। क्लोज सिस्टम है तो एनर्जी का करेगा, ये भी नहीं होगा। यूनिवर्स का मतलब तो सिस्टम सराउंडिंग सब कुछ हो गया। तो ऊपर तो उसने कहा जो सिस्टम लिख दिया, तो इसका मतलब आइसोलेटेड सिस्टम। हाँ, वो एग्जांपल यूनिवर्स हो सकता है, इसका मैंने अभी बताया ना कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जिसमें ना तो मास का ट्रांसफर होगा ना एनर्जी का ट्रांसफर होगा, सीधे आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेगा, किसी और की बात नहीं करेगा। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। आइसोलेटेड सिस्टम
नाइदर मास इज ट्रांसफर और एनर्जी इज ट्रांसफर। ना तो एनर्जी का इंटरैक्शन होगा और ना तो मास का इंटरैक्शन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मैं चूंकि सब कुछ बहुत डिटेल से पढ़ाया हूं तो इसलिए थोड़ा सा तेज भी चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। Which of the following entities is not a thermodynamic property? इनमें से क्या है, अभी अभी जस्ट बताया हूं, पहले क्वेश्चन में लिखा है। पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था, क्या बताया था कि हीट और वर्क ये पाथ फंक्शन है, ये प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं। अगर ये प्रोसेस, अभी इनका प्रूफ भी कराऊंगा मैं हीट और वर्क इंटरैक्शन में, वहां मैथमेटिकली दिखाऊंगा कि कैसे हीट और वर्क पाथ फंक्शन है, कैसे हीट और वर्क पॉइंट फंक्शन नहीं है। वहां पे भी मैं मैथमेटिकली, यहां पे मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बताया, वहां पे आपको मैथमेटिकली बताऊंगा, तो वहां पे आप देखिएगा। इनमें से कौन है जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी नहीं है? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी कौन नहीं हो सकती है? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी वो नहीं हो सकती है जो पाथ पे डिपेंड करे। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी वही होगी जो पॉइंट फंक्शन हो, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ हो, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ हो, स्टेट को बताए, प्रोसेस पे डिपेंड ना करे, वो सब की सब प्रॉपर्टी है। बट जो पाथ पे डिपेंड कर जाए वो कभी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। तो स्टेट को बताने वाला टेंपरेचर है, इसका मतलब ये कभी प्रॉपर्टी नहीं, ये प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक वॉल्यूम मैंने बताया था, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो होती हैं उनको स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम प्रॉपर्टी है। प्रेशर प्रॉपर्टी है, स्टेट या कंडीशन को बताता है। हम बताते हैं कि यहां का प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, टेंपरेचर इतना है। बट हीट कभी भी नहीं कहते कि इस पॉइंट पर हीट इतनी, नहीं, हम कहते हैं यहां पे टेंपरेचर इतना है। तो टेंपरेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस का। तो टेंपरेचर तो प्रॉपर्टी है लेकिन हीट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करती है। और ये क्या है? मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, ये एनर्जी का फॉर्म नहीं है, इसलिए हीट कभी भी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी नॉट ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी? तो आप कहेंगे हीट इज नॉट ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, मींस ऑप्शन सी, मींस ऑप्शन सी। क्लियर हुआ? बोलो भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 था ये, 4 का हीट है जो कि पाथ पे डिपेंड करेगा, तो वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है, इसलिए हीट। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से वही आ गया। अब हीट को हटा के वर्क लिख दिया गया। ऑफ द फॉलोइंग पाथ फंक्शन क्वांटिटी इज, पाथ फंक्शन कौन है? सबसे पहले वाले में मैंने आपको 10 मिनट एक्सप्लेन किया। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन थे। वो 10 मिनट एक्सप्लेन मैंने ऐसे नहीं किया, इसीलिए किया कि आगे के क्वेश्चन आपके फिर से सॉल्व हो जाएं आसानी से। मैंने आपको बताया तो है पूरा, लेकिन फिर भी टेंपरेचर प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रेशर प्रॉपर्टी है, एंथैल्पी प्रॉपर्टी है, वर्क डन पाथ फंक्शन है, प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। मैंने कहा ना मैथमेटिकल प्रूफ आगे वाले चैप्टर में आएंगे। वर्क डन पाथ फंक्शन है, प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। अगर ये प्रोसेस पे डिपेंड करेगा तो ये प्रॉपर्टी नहीं है, इसका मतलब यही पाथ फंक्शन है। तो यहां पूछा है आप द फॉलोइंग पाथ फंक्शन क्वांटिटी इज, सो कौन है क्वांटिटी? वर्क डन इज ए पाथ फंक्शन, वर्क डन इज ए पाथ फंक्शन। जो वर्क डन है वो पाथ फंक्शन है, इसलिए बात करेंगे कि वर्क डन इज ए पाथ फंक्शन, ये प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट
फ्लो थ्रू ए सुपरसोनिक नाजल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नाजल का फ्लो, यानी जो नोजल है, नोजल कैसा सिस्टम है? नोजल एक कैसा सिस्टम है? मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल में है, नोट्स में है आपके। नोजल में क्या करते हो? एक तरफ से फ्लूइड इंटर करता है, दूसरी तरफ से फ्लूइड एग्जिट करता है। मैंने आपको बताया था कि अगर मैटर का ट्रांसफर हो रहा है तो फिर वो कैसा सिस्टम होगा? वो कैसा सिस्टम होगा? अगर मैटर का ट्रांसफर कर जाए नोजल में, अगर मैटर का ट्रांसफर कर जाए, देखिए यहां पे, यहां से इंटर करता था, यहां से इंटर एग्जिट किया, यहां से कुछ मास आया, यहां से कुछ मास बाहर चला गया। इसका मतलब मैटर का इंटरैक्शन हुआ। जब मैटर का इंटरैक्शन हुआ तो यहां पर वेलोसिटी कम थी, यहां पर वेलोसिटी ज्यादा हो गई। नोजल का काम क्या था? लो वेलोसिटी को हाई वेलोसिटी में कन्वर्ट करना ही नोजल का काम था। घरों में देखो, आप किस घरों में देखो, आप नोजल अगर कहीं लगा हो, कहते ना ऐसा है, पाइप पूरा खुला है, इसमें एक, हिंदी में क्या बोलते, टोटी, टोटी लगा दो जिससे कम से कम सही से पानी तो निकले गाड़ी धुलने के लिए। जब आप गाड़ियां धुलते हैं, गाड़ियां धुलते समय आप कहते हो आगे एक पतला नोजल लगाओ जिससे पानी हाई वेलोसिटी के साथ निकलेगा, हाई वेलोसिटी के साथ निकलेगा तो आपका फोर्स ज्यादा लगेगा, आसानी से गाड़ी धुल जाएगी। और नहीं होता है तो आगे जो पाइप का मुंह है वहां पे उंगली लगा लेते हो, यहां यानी वहां का एरिया कम कर देते हो। जब एरिया कम कर देते हो तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, इसलिए यहां का एरिया कम करके वेलोसिटी बढ़ा दिया जाता है। यहां की वेलोसिटी कम होती है, इसका मतलब इसमें फ्लूइड का ट्रांसफर हो रहा है, मैटर का इंटरैक्शन हो रहा है। जब मैटर का इंटरैक्शन हुआ तो यह कैसा सिस्टम हुआ? ओपन सिस्टम हो गया। कैसा सिस्टम हुआ? ओपन सिस्टम हो गया। इसका मतलब नोजल एक ओपन सिस्टम है। नोजल एक ओपन सिस्टम है, ठीक है। अगर आप इंसुलेट करेंगे तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, नहीं इंसुलेट करेंगे तो हीट का इंटरैक्शन होगा। बट यह तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंसुलेट करोगे कि नहीं करोगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि मास का ट्रांसफर नहीं होगा तो फिर नोजल होगा ही नहीं। इसलिए ज्यादा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर ओपन सिस्टम है। सबसे अप्रोप्रिएट आंसर ओपन सिस्टम है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट आंसर है इसका, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, समझ में आ गया होगा सबको। आइसोलेटेड मैंने बता ही दिया है, ना एनर्जी का ट्रांसफर होगा ना मास का ट्रांसफर होगा। क्लोज सिस्टम में केवल एनर्जी का ट्रांसफर होगा, मास का नहीं होगा। ओपन सिस्टम में दोनों का होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्वेश्चन को। व्हिच प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम? व्हिच प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब इंटेंसिव और एक्सटेंसिव मैंने आपको बताया है, सिंपल सा याद रखिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि जो मास पे डिपेंड करता है या शेप और साइज पर डिपेंड करता है वो एक्सटेंसिव है, और जो इंडिपेंडेंट होता है वो इंटेंसिव है। यानी ये मास पे डिपेंड करने वाली चीजें हैं, ये मास पे ना डिपेंड करने वाली चीजें हैं। और मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। क्या बताया था? कि टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बताया था, जैसे आपको M/V की बात किया था तो डेंसिटी की बात किया था। दूसरा, सारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी,
स्पेसिफिक का मतलब पर यूनिट मास। स्पेसिफिक का मतलब पर यूनिट मास। अगर वो पर यूनिट मास की बात करता है, अगर वो पर यूनिट मास की बात करता है, तो फिर वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्योंकि पर यूनिट मास का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, पर यूनिट मास का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, यानी इसीलिए उनके आगे स्पेसिफिक लगा दिया गया। तो जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हैं वो सब की सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर स्पेसिफिक लगा है प्रॉपर्टी में तो याद रखिएगा, सीधे उसको बोलिए ये इसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये स्पेसिफिक, अच्छा पहले ऑप्शन में ही स्पेसिफिक लगा है, उसने बोला है इंटेंसिव, इंटेंसिव पहले ऑप्शन में ही स्पेसिफिक लगा है, इसका मतलब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। मुझे कुछ सोचना नहीं है, दिस इज द ऑप्शन ए। वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि डिवाइड करने पर, सम करने पर अलग अलग हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम इंटू वी स्क्वायर होता है, इसका मतलब यम आ गया, मास पे डिपेंड हो गई, मतलब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव नहीं है। एंट्रोपी, एंट्रोपी भी मास पे डिपेंड करती है, या तो स्पेसिफिक एंट्रोपी लिखा होता तो ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी एंट्रोपी कॉन्सेप्ट आएंगे जब पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जब पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसके बाद एंट्रोपी। एंट्रोपी इज द बैकबोन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। अगर एंट्रोपी समझ में आ गई तो दुनिया की सारी चीजें समझ में आ गई। सारा एंट्रोपी का खेल है, सारा एंट्रोपी का खेल है। अगर आपने एंट्रोपी को सही से समझ लिया, समझ लीजिए आप बहुत चीजें सेव कर सकते हो, बहुत एनर्जी बचा सकते हो। तो इसलिए एंट्रोपी समझना बहुत जरूरी है, और यही है बैकबोन पूरी थर्मोडायनेमिक्स की। देखेंगे हम आगे क्या होती है एंट्रोपी। तो इसमें स्पेसिफिक लगा है, पर यूनिट मास लगा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन द क्वेश्चन नंबर 7, इन द क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 पे आओ। one of the extensive property of a thermodynamic system among of the following, कह रहा है इन चारों में से एक्सटेंसिव कौन सी है। अब मैंने अभी आपको बताया कि एक्सटेंसिव का मतलब अगर हम किसी को डिवाइड करें और वो साथ में डिवाइड हो जाए तो वो एक्सटेंसिव है। अगर वो साथ में डिवाइड हो जाए तो एक्सटेंसिव है। अगर वो साथ में डिवाइड हुआ एक्सटेंसिव है, तो जरा देख लो, अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या प्रेशर में चेंज आएगा? नहीं। टेम्परेचर में भाई जितना इस पार्ट का टेम्परेचर उतना इस पार्ट का टेम्परेचर, डेंसिटी जितनी इस पेन की यहां डेंसिटी उतनी इस पेन की यहां डेंसिटी। वॉल्यूम अगर मैं इसको दो पार्ट में तोड़ दूं तो आधा वॉल्यूम इसका हो गया, आधा वॉल्यूम इसका होगा, इसका मतलब वॉल्यूम बट के दो पार्ट में हो गया। अब वॉल्यूम बट के दो पार्ट में हो गया, इसका मतलब ये डिवाइड हो गई, इसका मतलब ये इंटेंसिव नहीं हो सकती है। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब वॉल्यूम एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ये नहीं हो सकती है, ये भी नहीं हो सकती है, ये भी नहीं हो सकती है। इसका मतलब वॉल्यूम एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कभी नहीं हो सकती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। बोलो भाई, क्लियर है ये? तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव, बस एक लाइन क्वेश्चन जो आपकी नोट्स में मैंने लिखाया है, जो नोट्स में मैंने बताया है, क्लास में मैंने बताया है, उसको सुन लीजिए। कभी लाइफ में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और क्वेश्चन आता जरूर है यहां से, ये भी सुन लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर क्वेश्चन रहता है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा पानी पी लेता हूं। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है जरा देखिएगा ध्यान से। Which of the following is an extensive property? इनमें से कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? इनमें से कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? फिर वही मास पे डिपेंडेंट वाली बात आ गई। टेम्परेचर अभी बताया नहीं हो सकता एक्सटेंसिव, प्रेशर नहीं हो सकता एक्सटेंसिव, डेंसिटी नहीं हो सकती है इंटेंसिटी, एक्सटेंसिव नहीं है क्योंकि पर यूनिट मास है। डेंसिटी पर यूनिट मास, डेंसिटी हम कहते हैं ना कि इसकी डेंसिटी इतनी है। आप देखिए ना डेंसिटी m/v से डेंसिटी निकाल करके 1/v को आप कहते हो कि यस ये डेंसिटी है। डेंसिटी हर जगह सेम होगी, डेंसिटी अलग अलग नहीं होगी, तो आप कहते हो यस डेंसिटी एक्सटेंसिव नहीं है। कौन है? एंथैल्पी। एंथैल्पी अभी आगे ये टर्म आएगा, मैं बताऊंगा एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी भी बताऊंगा आगे, जस्ट आएगा फर्स्ट लॉ के बाद, फर्स्ट लॉ के बाद ये आएगा तो वहां पे देखेंगे। एंथैल्पी एक टर्म है, कई चीजों को एक साथ जोड़ के बना दिया जाता है। तो एंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो मास पे डिपेंड करती है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो मास पे डिपेंड करती है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए एंथैल्पी है जो मास पे डिपेंड करती है, इसलिए वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्लियर हो रही हैं चीजें? किसी को, मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना, कैसे क्वेश्चंस लगाना है। क्वेश्चन लगाने के मैंने बताया आपको। दूसरी चीज, एग्जाम में जब आपको यह ना पता चले किसका कौन सा सही हो सकता है, तो अपोजिट वाली रिवर्स अप्रोच लगाने की भी कोशिश किया करो कुछ क्वेश्चंस में। अगर मुझे यह नहीं समझ में आ रहा कि इसका आंसर कौन सा सही है, तो कहीं यह तो पता चल सकता कि यार ये तो नहीं हो सकता इसका। और जब यह पता चल जाए कि इसका ऑप्शन ये नहीं हो सकता है, मान लो 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 पता चल गए कि नहीं ये तो नहीं होगा। अब इसमें मुझे नहीं पता कौन एक्सटेंसिव है, लेकिन यह पता है मुझे इंटेंसिव कौन है। भाई इसमें मुझे नहीं पता एक्सटेंसिव कौन है, लेकिन यह तो मैं जान सकता हूं इंटेंसिव कौन है। 10 बार पढ़ चुके हैं टेम्परेचर इंटेंसिव है, पूरे का सेम होगा चाहे जितने पार्ट में तोड़ के अलग कर दो। प्रेशर इंटेंसिव है, मास पे डिपेंड नहीं करता। डेंसिटी इंटेंसिव है, पूरे की सेम होगी चाहे जितना तोड़ो इस पेन को। एक ही तो बचा जो एक्सटेंसिव हो सकता है और वो है एंथैल्पी। तो रिवर्स अप्रोच लगा के भी क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन लगाते समय आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन लगाते समय आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन अगर मुझे सीधे सीधे आता है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज मैं रिवर्स अप्रोच लगा के देख लूं, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो यही होगा, और बचा क्या। और दो को एलिमिनेट कर दिया, 2 ऑप्शन में से एक हो सकता है तो नेगेटिव मार्किंग है, तब भी मैं चांस तो ले ही सकता हूं। अगर 4 ऑप्शन में से 2 मुझे पता चल गए, 4 ऑप्शन में से 2 मुझे पता चल गए कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है, 2 पता चल गए कि ये 2 तो नहीं हो सकते हैं। अरे जब 2 नहीं हो सकते हैं तो अगले वाले 2 ही तो बचे जो हो सकते हैं। अब उनमें से अगर थोड़ा बहुत अंदाजा लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो 50% चांस तो लिया जा सकता है, आप बिल्कुल लीजिएगा, ठीक है। तो रिवर्स अप्रोच के साथ भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते, कहने का मतलब ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस दैट इवेंचुअली रिटर्न द वर्किंग सब्सटेंस टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इज नोन एज। कह रहा कि कई प्रोसेस हैं और फाइनली चलते चलते वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पर वापस चला आया। भाई मैंने कहा था कि हम यहां थे, दिस इज द स्टेट 1, दिस इज द स्टेट
2 and this is the state 2, this is the process 1 A, this is the process B। यहां से चले यहां वापस चले आ गए ओरिजिनल स्टेट पे, इसको क्या बोलते थे? जब वो ओरिजिनल स्टेट पर वापस आ गए तो मैंने कहा था उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा और उसको थर्मोडायनामिक साइकिल बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? थर्मोडायनामिक साइकिल बोला जाता है। इसका मतलब जब वो ओरिजिनल स्टेट पर वापस आया तो उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया थर्मोडायनामिक साइकिल। पढ़ाया हूं मैं। इसका मतलब हुआ यह नहीं हो सकता, प्रॉपर्टी मैंने बता दिया, प्रोसेस की बात किया तो प्रॉपर्टी की बात ही खत्म हो गई। नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता, यह होगा थर्मोडायनामिक साइकिल, क्योंकि ऊपर हमें दिख गया ओरिजिनल कंडीशन पर वापस आया उसने, तो कह रहा कि वो थर्मोडायनामिक साइकिल होगा। याद रखिएगा भाई, अगर वो कई प्रोसेस से फॉलो करता हुआ ओरिजिनल कंडीशन में आ गया तो उसको हम थर्मोडायनामिक साइकिल कहते हैं, उसको थर्मोडायनामिक साइकिल कहते हैं। यह बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम इज वन हुज वैल्यू, जरा पढ़िए सारे ऑप्शन और देखिए, जिसकी वैल्यू, पहला आप खुद से सोच लो, एक्सटेंसिव का मतलब वो वैल्यू जो मास पे डिपेंड करती हैं, जो मास पे डिपेंड करती हैं, वही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अब जरा ए ऑप्शन देखिए, डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम लाइक वॉल्यूम। यस, एक्सटेंसिव बोला ना इसने, इसका मतलब वो मास पे डिपेंड करेगी, लाइक वॉल्यूम। पहला ही सही हो गया, हमें आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, पढ़ सकते हो, आप पढ़ सकते हो। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता एक्सटेंसिव के लिए। डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, गलत हो गया, पहली लाइन बी ऑप्शन गलत हो गया। इट नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बट ऑन द स्टेट। यस, इट नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बट ऑन द स्टेट। यस, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, स्टेट पे डिपेंड करता है, लेकिन इससे ज्यादा सही आंसर ये है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, भाई ये तो इंटेंसिव भी हो सकती है, उसने ऊपर एक्सटेंसिव लिखा है, तो ये कंडीशन तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों के लिए है, तो इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ए है। इट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड ऑन एंड नॉट ऑन द स्टेट। भाई ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ये हो सकता था लेकिन ये एक्सटेंसिव इंटेंसिव दोनों के लिए है। उसने ऊपर एक्सटेंसिव बोला जिसकी प्राइमरी कंडीशन वो मास ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करने वाली है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे जाएंगे तो उसका ए ऑप्शन ही क्या होगा? करेक्ट होगा, उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। याद रखिएगा इसको, ठीक है। डिपेंड ऑन द मास ऑफ सिस्टम लाइक वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है वो मास पे डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ए सिस्टम विल बी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम ओनली इफ इट इज इन। अब बताओ, एक सिस्टम है, उसको हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे? उसको हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कब कहेंगे? दो चीजें हैं, एक थर्मोडायनामिक और दूसरी थर्मल। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब केवल टेंपरेचर की बात करेगा, थर्मोडायनामिक का मतलब टेंपरेचर की भी बात करेगा, मैकेनिकल की भी बात करेगा, केमिकल की भी बात करेगा। जब ये तीनों इक्विलिब्रियम में हो तो वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, ये मैंने आपको बताया है। इसका मतलब हुआ कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। 1 मिनट, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए
यस होना चाहिए। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, यस होना चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, यस होना चाहिए। और थर्मल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसका मतलब ये तीनों होने चाहिए। अब वो ऑप्शन ढूंढो जिसमें पी क्यू आर तीनों हो, और वो डी है, इसका मतलब इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इतनी बात समझ में आई? क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी इन थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स आर क्या है? क्या है जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है बताओ मुझको बस। जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है? प्रॉपर्टीज को आपको कहा गया था, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था। प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, प्रॉपर्टीज आर नॉट ए पाथ फंक्शन। अगर वो पॉइंट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है, तो पाथ फंक्शन नहीं है तो नहीं है, पॉइंट फंक्शन है। साइक्लिक फंक्शन नथिंग, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब सीधे आपको ऑप्शन मिला कि प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रॉपर्टीज हमेशा पॉइंट फंक्शन होती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होती हैं, तो कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं। कल मैंने आपको एग्जांपल समझाया था कि आप कहां कहां से आ रहे हो इससे कोई मतलब नहीं है। आप फाइनली इस कोचिंग कमरे में आ गए, फाइनली थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे, सुशील सर पढ़ा रहे हैं, आप कहां कहां से आए हो, किस पाथ को फॉलो करते हुए आए हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी सबकी प्रॉपर्टी सेम हो गई, इसलिए वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब हुआ क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हुआ? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन फेज इज कॉल्ड। अभी पीछे आया ये क्वेश्चन जिसमें सॉलिड और वाटर एक साथ था, आइस और वाटर, तो ये एक से ज्यादा फेज हो गए। एक से ज्यादा फेज होने का मतलब हुआ, एक से ज्यादा फेज होने का मतलब हुआ होमोजीनियस नहीं होगा, हेट्रोजीनियस होगा। इसका मतलब जहां फेज से डिवाइड करते हैं सिस्टम को तो दो ही हो सकते हैं, एक को बोलते हैं होमोजीनियस, दूसरे को बोलते हैं हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब सिंगल फेज, हेट्रोजीनियस का मतलब मल्टीपल फेज, एक से ज्यादा फेज। इसके यहां पे बोला है मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन फेज मींस हेट्रोजीनियस, मोर देन वन फेज मींस हेट्रोजीनियस। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बोलो भाई, सही है? समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन कैसे लगाने हैं? ऐसे ही क्वेश्चन लगाने हैं और बहुत आसानी से क्वेश्चन लगाओगे, मुझे लगता है सब सॉल्व कर लोगे आप। इस बहुत ज्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपसे लग जाएंगे। मेरा लेक्चर देख लेना, सब कुछ क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है थर्मल, देखिए ये सब कुछ पढ़ाया मैंने, सब कुछ आपको बोला है, क्लास में समझाया है। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम किसकी बात करता है? टेंपरेचर की बात करता है, करता है ना? थर्मल इक्विलिब्रियम किसकी बात करता है? टेंपरेचर की बात करता है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम किसकी बात करता है? प्रेशर की बात करता है, यानी फोर्स की बात करता है। केमिकल इक्विलिब्रियम किसकी बात करता है? रिएक्शंस की बात करता है कि उसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन वगैरह नहीं होने चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब आपको किसकी बात करेगा? वो प्रेशर की, सॉरी टेंपरेचर की बात करेगा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन टू और मोर बॉडीज आर एग्जिस्ट when they are brought together there is no
चेंज इन नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर। डेंसिटी की बात नहीं होगी, प्रेशर की बात नहीं होगी, इसकी भी बात, जब ये दोनों नहीं होंगे तो ऑल ऑफ द अबव तो अपने आप गायब हो गया। इसका मतलब इसका सी ऑप्शन ही करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हो गया, ये समझ में आई चीजें। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम रिफर्स टू ए, मैंने कंट्रोल वॉल्यूम और कंट्रोल सरफेस और कंट्रोल मास तीनों बताया था। कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल सरफेस बताया था, बात किया था हम लोगों ने। बोलो भाई, अगर हम कंट्रोल वॉल्यूम की बात किए थे तो हम लोगों ने बात किया था कि एक स्पेसिफिक रीजन है, एक स्पेसिफिक रीजन है, ये स्पेसिफिक रीजन है। इस स्पेसिफिक रीजन में यहां से हमने मास को इंटर कराया, यहां पे मास को एग्जिट कराया, और इसमें ये एक इमेजिनरी बाउंड्री बनाया। दिस इज एन इमेजिनरी बाउंड्री। यहां से मास इंटर कर रहा है, यहां से मास एग्जिट कर रहा है, तो इसके अंदर जो एरिया है इसको हमने, ये जो पोर्शन है इसको कंट्रोल वॉल्यूम कह दिया गया, इसको कंट्रोल वॉल्यूम कह दिया गया, और इसका जो ये सरफेस है इसको कंट्रोल सरफेस कह दिया गया। का जो ये सरफेस है इसको क्या कह दिया गया? कंट्रोल सरफेस कह दिया गया। और मास इंटर और एग्जिट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ओपन सिस्टम की बात करता है। जहां कंट्रोल वॉल्यूम की बात करे ओपन सिस्टम की बात होगी, जहां कंट्रोल मास की बात करे वो क्लोज सिस्टम की बात होगी। इसका मतलब हुआ कंट्रोल वॉल्यूम रिफर्स टू ए फिक्स रीजन। एक फिक्स रीजन है स्पेस में, स्पेसिफाइड मास की बात नहीं करेगा, क्लोज सिस्टम की बात नहीं करेगा। जब स्पेसिफाइड मास की बात नहीं करेगा, क्लोज सिस्टम की बात नहीं करेगा, तो ये अपने आप कट गया। बट नहीं, ये होगा फिक्स रीजन इन द स्पेस। एक रीजन है जो फिक्स है, जिसको हम कंट्रोल वॉल्यूम कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल वॉल्यूम कहा जाता है। तो एक फिक्स रीजन है, एक फिक्स एरिया है, एक फिक्स पार्ट है, जिसको हम कंट्रोल वॉल्यूम की बात करेंगे, इसलिए उसको हम कंट्रोल वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ए क्लोज सिस्टम इज वन इन व्हिच, क्लोज सिस्टम मैंने बताया था, अगर क्लोज सिस्टम की बात किया तो मास का ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। अब ऑप्शन ढूंढ लो आप। मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम दो द एनर्जी में डू सो। मास क्रॉस द बाउंड्री नहीं, नाइदर मास नॉर एनर्जी, नो, ये भी क्लोज सिस्टम नहीं है, ये तो आइसोलेटेड हो गया। बोथ एनर्जी एंड मास क्रॉस द बाउंड्री, नो, मतलब मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री दो एनर्जी में आल्सो डू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, मतलब उसमें से मास का ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होगा, उसको हम क्या कहेंगे? क्लोज्ड सिस्टम कहेंगे, क्लोज सिस्टम कहेंगे। ठीक है, क्लोज सिस्टम कहेंगे। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, एन ओपन सिस्टम इज वन इन व्हिच, अभी बताया क्लोज में मास का ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा, बट अगर ओपन होगा तो ओपन में मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होता है। मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होता है, तो वो ढूंढ लो ऑप्शन जिसमें मास और एनर्जी दोनों का इंटरैक्शन की बात करें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, वही ओपन सिस्टम होगा। मास डज नॉट लिखा है, मतलब ये नहीं हो सकता है। नाइदर मास नॉर एनर्जी, ये भी नहीं हो सकता है। बोथ एनर्जी एंड मास,
क्रॉस द बाउंड्री, मतलब यही होगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब इसका सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18, एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। दोनों का ट्रांसफर जहां दिख जाए वही ओपन सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, वही ओपन सिस्टम कहलाएगा। सब बच्चों वाले क्वेश्चन है, सब आप लगा सकते हैं। जैसे लेक्चर देखे सब सॉल्व हो जाएंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? इनमें से कौन है जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है? एक्सटेंसिव का मतलब जो मास पे डिपेंड ना करे। एंथैल्पी डिपेंड करती है, एंथैल्पी डिपेंड करती है मास पे, एंट्रोपी डिपेंड करती है मास पे, इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है मास पे, बट डेंसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती है। डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ द मास होती है। इसका मतलब इसका क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, क्लियर हुआ? समझ में बात आ गई? बोलो, समझ में बात आ गई कि क्यों डी होगा? क्योंकि वो सब मास पे डिपेंड करेंगे, बट ये मास पे डिपेंड नहीं करेगा, ये मास पे डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए डेंसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, गलती मत करिएगा, ये गलतियां बहुत होती हैं। नॉट लिखा है और हम ऊपर से कुछ पढ़ लेते हैं। नॉट लिखा रहता है, वो हम कई बार ये गलती, ये ब्लंडर मिस्टेक है, ये गलती होती है आपसे। यहां नॉट लिखा है और हम देख नहीं पाते क्या लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, फिर आगे करेंगे। स्पेसिफिक एंथैल्पी इज एन ऑफ ए सिस्टम एंड इट्स यूनिट। देख लीजिए, स्पेसिफिक लग गया। ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो एक्सटेंसिव वाले तो दोनों गलत हो गए पहले ही, ये दोनों नहीं होंगे। स्पेसिफिक लगा है, स्पेसिफिक एंथैल्पी मतलब इंटेंसिव होगा, स्पेसिफिक लगा है मतलब इंटेंसिव होगा। स्पेसिफिक का मतलब पर यूनिट मास, पर यूनिट मास का मतलब पर केजी यूनिट में जरूर आएगा। पर यूनिट मास का मतलब मास से डिवाइड किया, और जब मास से डिवाइड किया तो पर केजी जरूर आएगा। जब पर केजी जरूर आएगा तो जिसमें पर केजी दिख जाए, पहली चीज तो इंटेंसिव हो गई, तो ऊपर वाले दोनों गलत हो गए, ये दोनों नहीं हो सकते हैं। जिसमें पर केजी दिखे वो वही होगा, क्योंकि स्पेसिफिक का मतलब पर केजी की बात करेगा। अगर पर केजी की बात करेगा तो इन दोनों में पर केजी इसमें है, इसका मतलब इसका डी ऑप्शन होगा, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। और पर केजी लिखा है, इसका मतलब डी होगा। स्पेसिफिक का मतलब पर यूनिट मास, मतलब मास से डिवाइड किया, मास से डिवाइड किया तो यूनिट में पर केजी आएगा। जब पर केजी आएगा तो इसका मतलब इसका डी ऑप्शन होगा। बोलो भाई, अभी तक हमने 20 क्वेश्चन कर लिया, 20 क्वेश्चन कर लिया। इसके आगे के क्वेश्चन जस्ट नेक्स्ट लेक्चर पे देखते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। नोट्स पढ़िएगा, क्वेश्चन लगाइएगा, आपसे अपने आप 80% क्वेश्चन लग जाएंगे, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। इसके आगे की बाद में बात करते हैं। समझ में आया जरूर होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।